हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों अपन अपन ने जो सीरीज़ बच्चों सर्किल की स्टार्ट की हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, उस सर्किल की सीरीज़ में अपन लेक्चर नंबर 10 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं ना बच्चों। और ये बच्चों अपना एक लास्ट लेक्चर होगा सर्किल के टॉपिक्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 11 आज अपन डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग, है ना बच्चों। फिर अपन एक और लेक्चर बनाएंगे सर्किल के ऊपर, जिसमें अपन को सीट डिस्कशन अपन उसमें करेंगे, है ना बच्चों। अब बच्चों देखो, लेक्चर नंबर 10 में जो अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था दो वृत्तों की लंबकोणीयता, है ना बच्चों, या लंबकोणीय प्रतिच्छेद। दो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ा था दो वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेद। लंबकोणीय प्रतिच्छेद। तो बच्चों ये अपना लास्ट टॉपिक था, दो वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेद, है ना बच्चों। या अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, है ना। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो बच्चों देखो लंबकोणीय प्रतिच्छेद, दो वृत्त, आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बोला जाए कि अच्छा ये तो अपन ने बता ही दिया लंबकोणीय प्रतिच्छेद की कंडीशन, चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो बच्चों ये अपने पास एक वृत्त है और एक ये वृत्त है अपने पास, दोनों वृत्त है बच्चों, है ना। इस वृत्त का समीकरण आपको दे दिया x1 बराबर 0 और इस वृत्त का समीकरण आपको दे दिया x2 बराबर 0। इसका जो केंद्र है इसको दे दिया C1 और इसका जो केंद्र है इसको नाम दे दिया अपन ने C2। ठीक है बच्चों। अब लंबकोणीय प्रतिच्छेद यानी x1 और x2 लंबकोणीय प्रतिच्छेद है, तो इसका मतलब इन जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, माना ये बिंदु A है, तो इस बिंदु A से जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, तो बिंदु A पे S1 सर्किल से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना बच्चों। या देखो x2 है ना, x2 सर्किल पे बिंदु A स्थित है और x1 सर्किल पे भी बिंदु A स्थित है। तो x2 सर्किल के बिंदु A पे जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये यदि अपन से बोला गया है कि ये कैसा है, लंबकोणीय प्रतिच्छेद, तो इसका जो टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ से होके गुजरेगा, C1 से होके। तो ये टेंजेंट किसका है, T2 का। ये किसका टेंजेंट है, T2 का। तो x2 पे खींचा गया टेंजेंट जो कि T2 है वो x1 के केंद्र से होकर गुजरेगा, यदि वो लंबकोणीय प्रतिच्छेद है। इसी वाइस वर्सा भी ट्रू होगा बच्चों। वाइस वर्सा ट्रू का मतलब कैसे, अब यदि मैं x1 पे टेंजेंट खींचूंगा तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, दूसरे के यानी x2 वृत्त के केंद्र से। ये हो गया अपने पास T1 बराबर 0। तो बच्चों समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इन टेंजेंटों के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये रेडियस R1 थी, ये R2 है और ये दूरी C1 C2। तो अपन ने SOT लगाया, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल SOT। अपने पास ये एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो गया 90, ये R1, ये R2 और ये C1 C2। ठीक है बच्चों। तो देखो अपन बच्चों कोसाइन फॉर्मूला जानते हैं, कोसाइन फॉर्मूला है ना। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस भुजा से एंगल बना ना थीटा, तो कोस थीटा यानी कोस 90 इज इक्वल टू उनके एडजेसेंट साइड के वर्गों का योग, माइनस अपोजिट साइड का वर्ग C1 C2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अब बच्चों कोस 90 कितना होता है 0, तो ये 0 जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का और उसका दल जाओ। अब जो देखो ये तो मैंने ऐसे कोसाइन फॉर्मूला लगा के कर दिया, ऐसे सिंपल नहीं, आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा लो, सिंपल सी बात है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी लंबा आधार होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो R1 देखो क्या है, R1 यदि मैं आपको जो वृत्त दिया है x1 वो आपको G1 F1 और C1 के फंक्शन में दिया है, तो यहाँ से R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, है ना बच्चों, यही होगी।
तो उसकी जगह वैल्यू रख देंगे अपन के, और इसका केंद्र कितना हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, माइनस के G1 कोमा माइनस के F1, है ना बच्चों। ऐसे x2 समीकरण भी आपको G2 F2 और C2 में दिया हुआ है, तो इसका R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस के C2। जिन बच्चों को, जो बच्चे लेक्चर नंबर 11 को डायरेक्टली देख रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा बच्चा आप पहले लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, तो लेक्चर नंबर 8, 9, 10 ये तो बच्चों मेरे इसी में मिल जाएंगे आपको, मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में। और इससे पुराने जो लेक्चर है सर्किल के, वो आपको SVV के ग्रुप में मिलेंगे बच्चों, है ना। तो आप वहाँ से उसको पहले पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक को शेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। R2 बोर्ड पे इसलिए नहीं बना रहा बच्चों मैं, इस समय कॉलर माइक जो है वो अवेलेबल तो हो नहीं रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो कॉलर माइक की वजह से आवाज़ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से मैं बोर्ड पे बना नहीं रहा, इसलिए अपन ये पेपर पे ही बना रहे हैं ना बच्चों। और R2 ये जाएगा, तो C2 केंद्र क्या जाएगा इसका, तो C2 हो जाएगा माइनस G2 माइनस F2। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू R1 R2 C1 C2 की वैल्यू जो अपन यहाँ रखेंगे, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और R2 की वैल्यू हो जाएगी G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 बराबर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र, ये दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र, तो क्या जाएगा x2 माइनस x1। तो बच्चों x2 माइनस x1 लगाएंगे तो जाएगा g माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस f माइनस F2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे जब, है ना, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के C1 माइनस के C2, और बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 2 G1 G2 और माइनस के 2 F1 F2। बच्चों माइनस कॉमन लेके काट देंगे, तो आपके पास अब ये जाएगा 2 G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये अपने पास हो गई लंबकोणीय प्रतिच्छेद की, जब दोनों वृत्त कैसे कर रहे हो, लंबकोणीय प्रतिच्छेद हो, है ना बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों समझ में आया ये चीज़ आपको, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे आपसे क्वेश्चन बोले जाए, आपसे क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन आपसे क्या बोला जाए कि आपको एक वृत्त दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस के पी एक्स प्लस के पी वाई माइनस के 7 बराबर 0। ये आपको बच्चों क्या दे दिया, वृत्त दे दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई माइनस 7 बराबर 0। तो एक वृत्त आपको ये दे दिया, और एक और वृत्त आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10x, है ना बच्चों, प्लस के 2py प्लस के 1 बराबर 0। एक आपको बच्चों ये दूसरा वृत्त दे दिया, ठीक है बच्चों। और आपसे बोला गया है यदि दोनों वृत्त आपस में या परस्पर, है ना, आपस में या परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद है, लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, तो P का मान ज्ञात करो, तो P का मान ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो यदि ये दोनों वृत्त किस में है, आपस में लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अपन को किसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, P का मान निकालना है। तो बच्चों P का मान कैसे तो P का मान निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x1 देखो अपने पास, ये जो x1 दे रखा है, तो सर्किल x1 का बोलो बच्चों अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले केंद्र निकाल लो या G1 निकालो। तो G1 कितना है इसका G1 है p/2, और F1 कितना है इसका, F1 है इसका p/2, है ना बच्चों। देखो बच्चों केंद्र कैसे निकालते हैं, सुन लो बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूजन है केंद्र में और G1 F1 में। बच्चों केंद्र तो निकालते हैं x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो, x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपकाना, वो तो केंद्र के x होता है ना। और y क्या होता है, x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो। लेकिन जी एफ कैसे निकालते हैं, जी निकालते हैं केवल x के गुणांक का आधा
और y के गुणांक का आधा। तो ये हो जाएगा ना, g1 है p/2, f1 है p/2 और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों x2 कितना है, x2 का g1 कितना है, सॉरी g2, और g2 लेंगे ना तो x के गुणांक का आधा, तो -5 है ना। f2 बोलो, f2 p हो जाएगा, y के गुणांक का आधा, तो y का गुणांक 2p का आधा। और c2 कितना हो जाएगा बच्चों 1, c2 कितना हो जाएगा 1 है ना बच्चों। तो ये g1 f1 ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये रखेंगे अपन फॉर्मूले में, तो बच्चों जब अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना जाएगा अपने पास 2 g1 g2 तो -5p/2 प्लस f1 f2, तो f1 f2 कितना जाएगा p²/2 c1 प्लस c2, तो -7 + 1 -6, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है बच्चों, अब वो जब अपन इसको हल करेंगे तो -5p प्लस p² = -6, -6 को इधर ले आएंगे तो p² -5p प्लस के 6 बराबर 0। तो अब p के कितने माना जाएंगे बच्चों, सॉरी बच्चों, तो p के मान आ गए -2 और -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी फैक्टर -2 -3 आए तो मान कितने जाएंगे 2 और 3 आ जाएंगे। तो बच्चों समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ कैन बी डील फॉर ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ 2 सर्किल्स। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे अपन आगे का क्वेश्चन और अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे बोला गया मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट द 2 सर्किल विच passes थ्रू द पॉइंट 0, और 0, -1, यानी ऐसे 2 सर्किल है जो इन 2 बिंदुओं से होके गुजरते हैं और y = mx + c लाइन को क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उनके ऑर्थोगोनल कंडीशन अपन को ज्ञात करनी है। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि 2 वृत्त क्रमशः बिंदु 0, तथा 0, -1 से होकर गुजरते हैं, वह रेखा y = mx + c को स्पर्श करते हैं। 2 वृत्त क्रमशः बिंदु ए से होकर गुजरते हैं, वह रेखा को स्पर्श करते हैं। तब तो ये दोनों वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद होंगे। तो ये दोनों वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद होंगे यदि c² = a² 2 + के m²। तो बच्चों क्वेश्चन की भाषा समझ में आए कि 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले 2 वृत्त है और ये दोनों वृत्त एक रेखा को, दी गई रेखा को स्पर्श करते हैं। तो ये दोनों वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद होंगे यदि ये कंडीशन फुलफिल हो। तो बच्चों इसको अपन कैसे डील करेंगे अब इस क्वेश्चन को, तो देखिए बच्चों यहाँ से अपन पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त गुजरते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बिंदुओं से होके अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, है ना बच्चों। 2 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरते हैं, अनंत वृत्त गुजरते हैं। तो अब जब ये अनंत वृत्त गुजरेंगे तो इनका समीकरण क्या होगा बच्चों, तो देखो इसमें अपन को क्या लगाना है कि वो सभी वृत्तों का समीकरण लिखना है जो 2 बिंदु से गुजर रहे तथा इस लाइन को टच कर रहे तो बच्चों अब यहाँ पे अच्छे से समझना इस चीज़ को। देखो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अपन को 2 बिंदु लिख दो बच्चों। देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि मैंने आपको ये बोला कि 2 बिंदु
से होकर गुजरने वाले जो वृत्त होते हैं उसमें अपन ने तीसरा फॉर्मेट पढ़ा था फैमिली ऑफ निकाय का, फैमिली ऑफ सर्किल का तीसरा जो फॉर्मेट था वो यही था कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले अनंत वृत्तों का समीकरण में पहले अपन क्या करेंगे अपन पहले छोटे मतलब व्यास रूप में एक वृत्त का समीकरण लिख लेंगे। तो x माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन, सॉरी बच्चों आज ध्यान कहाँ है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू है ना, प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्बडा और रेखा, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा वो अपन इसमें रखेंगे। तो बच्चों समझ में आएगी ये चीज़ अपन ने पढ़ रहे ना ये चीज़। तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण और रेखा। अब बच्चों देखो ये रेखा के लिए क्या है, ये दोनों बिंदु से होके जो रेखा गुजरेगी वही ना, वही रेखा लेते हैं। तो दो बिंदु देखो बच्चों 0,a 0,-a, तो इसका मतलब ये किसके 0,a 0,-a कहाँ होता है, वाई अक्ष पे होता है। x का मान 0 कहाँ पे होता है, वाई अक्ष पे होता है ना। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है x, अरे वाई अक्ष का रेखा का समीकरण क्या होता है x। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो पहले तो आप इसमें देखो, तो इसमें मान रखेंगे x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या रखोगे 0, x माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी रखोगे 0, प्लस y माइनस वाई वन की वैल्यू a और y माइनस वाई टू की वैल्यू माइनस a यानी प्लस a प्लस लैम्बडा। अब l लोगे ना, l कौन से लेते हैं बच्चों, देखो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले एक व्यास रूप में ले लेते हैं है ना, और दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण दो बिंदुओं के फॉर्मेट में। तो बच्चों ये दो बिंदुओं का जो आप समीकरण लिखोगे तो आपको देखो ये दो बिंदु क्लियर दिख रहे हैं कि ये दो बिंदु y अक्ष पे स्थित है। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे ही क्या होता है, ये भगवान चल जाओ, y अक्ष पे क्या होता है, x का मान 0 होता है। y अक्ष पे क्या होता है, x का मान 0 होता है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। तो रेखा कितनी हो गई x ना, तो लैम्बडा x बराबर 0। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये अनंत वृत्तों का समीकरण आ गया जो दो बिंदुओं से गुजर रहा है तथा y अक्ष को इस पर यानी y अक्ष के दो बिंदुओं से होकर गुजरता है, प्रतिच्छेद करता है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। तो अब अपन इससे यहाँ से लिखेंगे, तो देखो ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो वाई उसका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस के लैम्बडा एक्स बराबर 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के लैम्बडा एक्स माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया अपने पास वृत्त का, अनंत वृत्तों का समीकरण है ना बच्चों। अब अनंत वृत्तों के समीकरण में अपन को वो दो वृत्त चाहिए बच्चों जो क्या हो, जो इस रेखा को देखो टेंजेंसी कंडीशन सेटिस्फाई करे। बच्चों देखो ये जो वृत्त आया ना अपने पास, ये वृत्त इस वृत्त का मान लो ये कोई ये वाला वृत्त आ गया, अनंत वृत्त आ गया ऐसे, तो इसका जो केंद्र होगा उस केंद्र से जब अपन इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे ऐसे टेंजेंसी डालेंगे या लंब ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसकी जो त्रिज्या होगी और परपेंडिकुलर दूरी p क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी r बराबर क्या होना चाहिए p। तो वो लगाएंगे ना बच्चों, तो r बराबर p लगाएंगे। तो पहले इसके लिए पर इसका केंद्र निकालो, तो इसका इस वाले का केंद्र क्या होने जाएगा, तो केंद्र हो जाएगा x के गुणांक का आधा करके माइनस करेंगे तो माइनस के लैम्बडा बाई 2 और y का गुणांक यानी तो 0। तो ये तो हो गया केंद्र। अच्छा त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी तो r स्क्वायर बराबर g स्क्वायर, तो g कितना लैम्बडा बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 प्लस एफ स्क्वायर है नहीं माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस के, तो त्रिज्या हो जाएगी है ना बच्चों। अब अपन को निकालना क्या है, आर बराबर पी, तो रेखा के दे के वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी रेखा दे रखी अपन को। तो यहाँ से एम एक्स माइनस के वाई प्लस के सी ये निकाल लेंगे बच्चों, ऐसे बराबर 0 है ना। और इस रेखा पर तो टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे इस बिंदु से, तो P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दूरी का सूत्र पता है एक्स ए एक्स वन, तो ए कितना है m, x1 कितना है माइनस लैम्बडा बाई 2, तो माइनस एम लैम्बडा बाई 2 प्लस बी वाई वन, तो b कितना है माइनस 1,
y1 कितना है 0, तो 0 जाएगा ये, प्लस सी, अच्छा बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर कितना है एम स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एम स्क्वायर पी बराबर आर। तो बच्चों देखो इसको मैं सीधे पी स्क्वायर बराबर आर इसका लिख देता हूँ ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो इसका स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है ना, तो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन इसको। तो सिंप्लीफाई करके क्या जाएगा बच्चों अपने पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे प्यारे बच्चों माइनस के एम लैम्बडा बाई 2 प्लस के सी है ना, बटे रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर अपॉन 4। यही आया था मेरे प्यारे बच्चों है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे इसको अपन रूट 1 प्लस को मान ले जाएंगे और इसको अपन कर लेंगे, तो जाएगा एम स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 से 2 पर जाएगा तो माइनस के एम लैम्बडा सी, यही आएगा बच्चों है ना, बराबर ये जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट हट जाएगा इसका है ना, और 4 यहाँ आ गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस के 4 ए स्क्वायर, 4 एलसीएम लेके काट देंगे बच्चों, तो यहाँ पे जाएगा एम स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस के 4 एम लैम्बडा सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको करेंगे बच्चों, तो 4 से तो 4 कट ही जाएगा ये एलसीएम लेके इससे। अब ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 4 ए स्क्वायर है ना बच्चों। अब एम स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे, तो लैम्बडा के रूप में लेके आएंगे ना, तो बच्चों लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस के 4 लैम्बडा सी, तो उधर चल जाएगा तो प्लस के 4 एम सी लैम्बडा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सी स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो माइनस के सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4 ए स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस के 4 सी स्क्वायर है ना बच्चों, बराबर 0। तो अब ये बन गया लैम्बडा का द्विघात समीकरण। अब इस लैम्बडा के द्विघात समीकरण में बोलो बच्चों कि लैम्बडा के कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे अपने पास। हल करने पे लैम्बडा के 2 मान आएंगे, तो ऐसे 2 मानों के लिए तो 2 व्रत आएंगे। अब अपन कुछ करना है बच्चों, ऑर्थोगोनली कंडीशन चेक करनी है ना बच्चों। तो ऑर्थोगोनली कंडीशन चेक करनी है, तो देखो अपन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 भी मत निकालो, अपन सीधा निकालेंगे। तो 4 लंबकोणीय, तो 4 ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, बोलो क्या होता है अपने पास 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। देखो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू आप निकाल के रखेंगे, अपन सीधा रख देंगे ना यहाँ। तो बच्चों देखो सीधा रखने में वो क्या है, अपन यहाँ से चेक करेंगे बच्चों। यहाँ से जब मैंने लैम्बडा 1 की वैल्यू रखी इसमें, देखो इस वाले केस में जब मैंने लैम्बडा 1 रखा है ना, ये आपको दिख रही है ना बच्चों स्क्रीन पे, हाँ ये रहा। अब बच्चों देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे लैम्बडा 1 की वैल्यू जब रखी तो अपने पास समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा 1x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो इस वाले केस में मेरे प्यारे बच्चों g1 क्या आ गया अपने पास, x गुणांक आ था, और f1 कितना है 0 और c1 कितना है माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों जब अपन लैम्बडा 2 रखेंगे तो g2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा 2/2, f2 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो देखो 2 g1 की वैल्यू अपन ने रख दी लैम्बडा 1/2, g2 की वैल्यू रख दी लैम्बडा 2/2, ये तो 0 जाएगा f1 f2 की वैल्यू, माइनस ए स्क्वायर तो कितना जाएगा ये माइनस के 2a स्क्वायर। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना बच्चों, 2 से 2 कट गया, हाँ 2 से 2 कट गया ना।
तो λ1 λ2 इजिकल बना गया माइनस के 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 4 स्क्वायर। अब बच्चों देखो प्रोडक्ट, तो ये क्या है मूलों का गुणनफल। अब ये अपने पास मूलों का गुणनफल, ये सूत्र बना द्विघात समीकरण, ये रहा द्विघात समीकरण। तो इसका मूलों का गुणनफल निकालना है तो क्या होता है अचर पद, तो यहाँ से मूलों का गुणनफल निकालना है λ1 λ2, तो मूलों का गुणनफल क्या है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी लैम्डा स्क्वायर का गुणांक। तो कितना जाएगा 4a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो λ1 λ2 की वैल्यू हो गई, तो ये पुट कर देंगे तो कितना जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 4 से अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 से, हाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा ये, अच्छा माइनस 4a स्क्वायर इधर जाएगा प्लस के 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास 8a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 4 से डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास हैंस प्रूफ। तो समझ में आया बच्चों कैसे अपन ने करा, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, कैसे अपन ने किया है ना बच्चों लंबकोणीय का। अब बच्चों अपन बात करेंगे कॉमन, अपना जो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट फ्रॉम टू सर्किल। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टेंजेंट्स फ्रॉम टू सर्किल्स। अब बच्चों देखो कॉमन टेंजेंट फ्रॉम टू सर्किल जो अपन पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले अपन को डायग्राम बना लेना है, कई अलग अलग टाइप के डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो ऐसे 6 केस अपन बनाएंगे। तो देखो पहली चीज़ अपन बात करेंगे जब दोनों सर्किल कहाँ हो, आउटसाइड हो, मतलब दोनों सर्किल बाहर हो, पहला केस ये है। दूसरा केस जो अपन बनाएंगे बच्चों जब दोनों सर्किल एक दूसरे के टच कर रहे हो, कितने प्रकार के नंबर ऑफ टेंजेंट किसी से। तीसरा केस बनाएंगे बच्चों जब दोनों सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हो, ठीक है बच्चों। 3 केस। चौथा केस बनाएंगे अपन जब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टेंजेंट इंटरनली स्पर्श कर रहे हो, ठीक है बच्चों। और एक और केस बनाएंगे अपन जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को कंटेन करता हो अपने अंदर ऐसे। तो ये अपने पास हो गए बच्चों मैनी टाइप्स ऑफ द सर्किल। तो डिफरेंट टाइप के सर्किल अपन ने बनाया है ना बच्चों। अब देखो बच्चों इस वाले केस में जो पहले वाला एग्जांपल है इसमें अपन को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं ना बच्चों। तो देखो टेंजेंट जो होता है कॉमन टेंजेंट फ्रॉम टू सर्किल वो भी 2 टाइप से अपन डिवाइड करेंगे बच्चों ना। पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो प्यारे बच्चों कितने टेंजेंट पढ़ेंगे अपन, कॉमन टेंजेंट फ्रॉम टू सर्किल्स कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, DCT और TCT। अब बच्चों देखो ये जो पहले वाले केस के लिए DCT क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि वो वाला मतलब ऐसा टेंजेंट जो सर्किल्स के दोनों सेंटर को एक ही डायरेक्शन में कंटेन करता हो। यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि ऐसा टेंजेंट, वापिस सुनो, ऐसा टेंजेंट जो सर्किल के दोनों के सेंटर्स, मतलब ये कोई रेखा है, अब इस रेखा को मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलना है ना बच्चों। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि ऐसा इस मतलब इस यदि ये DCT है ना तो इसमें दोनों सर्किल के सेंटर या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे, ठीक है। और ट्रांसवर्स होगा, यदि ये लाइन ट्रांसवर्स होगी तो एक इधर होगा एक इधर होगा, या फिर एक इधर होगा या एक इधर होगा। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों।
तो इसमें देखो मुझे डी सी टी खींचने हैं, तो कितने डी सी टी खींचेंगे, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा मैंने, एक टेंजेंट ये हो गया। अब इस टेंजेंट के लिए देखो दोनों सेंटर्स एक साइड है, मतलब एक ही तरफ है, तो ये हो जाएगा डी सी टी, तो एक डी सी टी। ऐसे इसमें अपन करेंगे, सॉरी ये कट गया, क्या कट नहीं से, तो ये, तो इसमें डी सी टीज कितने हो गए, तो दो डी सी टीज हो गए है ना। अच्छा ट्रांसवर्स कितने हो गए, तो ट्रांसवर्स ऐसे और यस, तो दो ही क्या हो गए इसमें, टी सी टीज हो गए। ठीक है बच्चों, ऐसे इस वाले केस में देखो दो तो क्या हो गए, डी सी टीज हो गए इसमें, और टी सी टीज कितने हो गए, एक ही टी सी टीज हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये टी सी, अब आप बोलोगे गुरु जी ये तो स्पर्श कर रहा है दोनों वृत्तों को, तो देखो इसके इस रेखा का एक तरफ और दूसरी तरफ, तो केंद्र जो है ना वो एक दूसरे, मतलब केंद्र जो है ना वो एक दूसरे की साइड हो गए ना मैंने बेटा। तो केंद्र बच्चों देखो, जो इसके केंद्र, इस वाले सर्किल को, इस वाले सर्किल के केंद्र क्या हो गए, अपोजिट टू द लाइन है ना। तो लाइन के अपोजिट में हो तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाता है वो, और यदि क्या हो वो एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको बोलते हैं डी सी टीज। अब इस वाले केस में बच्चों क्या हो जाएगा, इस वाले केस में दो डी सी टीज खींचेंगे बस केवल, तो डी सी टीज कितने हो जाएंगे इसमें, दो, टी सी टीज जीरो, एक भी टी सी टीज नहीं होगा ना बच्चों। इस वाले केस में बोलो बच्चों, तो इस वाले केस में केवल ये ही एक टेंजेंट होगा। अब बच्चों आप बता सकते हो ये डी सी टीज होगा कि टी सी टीज होगा, यानी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, यानी इसमें अपन को सेंटर से देखना पड़ेगा, दोनों सेंटर से एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, डी सी टीज एक। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें बताओ डी सी टीज की टी सी टीज, तो इसमें ना डी सी टीज और ना डी सी टीज, यानी नो कॉमन टेंजेंट। नो कॉमन टेंजेंट मतलब कोई भी टेंजेंट अपन इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो समझ आया डी सी टीज टी सी टीज का। हाउ मेनी नंबर ऑफ डी सी टीज एंड टी सी टीज इन द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सर्किल्स है ना। तो डिफरेंट वेराइटीज के अलग अलग कन्फिग्रेशन के सर्किल्स हो, तो उसमें कैसे अपन डी सी टीज और कैसे अपन टी सी टीज को फाइंड आउट करेंगे। चलो बच्चों, तो ये तो बात हो गई। अब बच्चों अपन इसकी बात कर लेते, कंडीशन में भी देखो, तो जब अपन ये कैसे पता लगाएंगे कि दो डी सी टीज खींचेंगे, जब क्या हो बच्चों कि इसका R1 इसकी रेडियस और इसकी रेडियस R2, और इन दोनों के बीच की केंद्रों के मध्य की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो C1 C2। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो गया कि C1 C2 की जो वैल्यू है ना, तो ये बड़ी हो गई किससे, R1 प्लस R2 से जोड़ेंगे, तो C1 C2 की दूरी R1 प्लस R2 से यदि क्या है ज़्यादा है, सॉरी बच्चों ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये दो डी सी टीज और दो टी सी टीज खींचेंगे। ये कंडीशन चेक हो गई कि अपन को ये भी तो चेक करना है कि डी सी टीज टी सी टीज कितने खींचेंगे। तो ये वाली फोटो कम देखो, आपको तो समीकरण दिया होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण देख के बताएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉ ऑन दिस सर्किल्स। तो अपन को पहले तो उन सर्किल की लोकेशन देखनी है कि इन पांचों में से किस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इस वाले केस में देखो बच्चों, तो सेंटर C1 C2, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, तो इस वाले केस में C1 C2 बराबर करना जाएगा R1 प्लस R2। तो जब C1 C2 बराबर किसके R1 प्लस R2 के, तो इसका मतलब दोनों सर्किल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, और जिसकी वजह से दो डी सी टीज और एक टी सी टीज बनेगा। अब इस वाले केस में, तो बच्चों इस वाले केस में देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये तो हो गई सेंटर C1 और C2 के मध्य की दूरी। अच्छा बच्चों, ये वाली जो दूरी है ये तो हो गई R1, और ये वाली जो दूरी है ये हो गई R2। ये दूरी कितनी हो गई, R2। तो इसका मतलब C1 जो C2 होगा ना, तो बच्चों देखो R1
और R2 जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब C1 C2 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, R1 प्लस R2 से। तो क्या हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा, है ना बच्चों। और साथ में एक चीज़ सुनना बच्चों, C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन R1 माइनस R2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। अब ये R1 माइनस R2 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, इधर देखो बच्चों, इस वाले केस में DCT कितने खींचेंगे, एक। तो बच्चों ये तो हो गया अपने पास क्या, R2, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, R1, है ना बच्चों। और ये हो गई इन दोनों के मध्य की दूरी C1 C2। तो यहाँ पे C1 C2 बराबर किसके है, R1 माइनस R2 के। तो जब C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 है, तब तो ये ऐसे स्पर्श करेंगे इंटरनली, और जब इससे ज़्यादा हो जाएगी और इससे कम हो जाएगी तब ये ऐसे काटेंगे, ये फ्लक्चुएट करेगा ना कटने वाला। देखो ये जो कटने वाला यहाँ से स्टार्ट होगा और कटता 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 फिर लास्ट में ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 से तो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए थर्ड वाले केस के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। और कॉमन टेंजेंट में क्या हो जाएगा कि जो C1 C2 है ना, इसकी वैल्यू R1 माइनस R2 से भी क्या हो, छोटी हो, तब तक क्या जाएगा, नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज। तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की कैसे अपन इक्वेशन निकालेंगे, कैसे अपन उसकी लेंथ निकालेंगे, है ना बच्चों। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग अपन लगाएंगे डिटेल, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी अपनी वो रहेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCTs के बारे में ना बच्चों। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे अपन निकालते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे करा देता हूँ। जैसे आपसे बोला जाएगा कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दे दिया, दो सर्कल्स दे दिए, आपसे बोला गया कि कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट अपन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं ना बच्चों। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सर्किल का सेंटर निकालो C1। तो C1 कितना हो गया 1 2, और इसकी रेडियस कितनी हो गई 3। ऐसे इसका सेंटर्स निकालो बच्चों के, x के गुणांक का आधा करके माइनस कर दो तो 2, y का 4, और इसका रेडियस कितनी हो गई √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस C यानी प्लस 5। तो 5 और 4 9 16 25, तो कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो अब देखो पहले अपन क्या निकालेंगे, C1 C2 निकालेंगे। तो C1 C2 क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी यानी दो केंद्रों के मध्य की दूरी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस से 2 गए तो 1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस y2 माइनस y1, 2 में से 4 गए तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये जाएगा √5। और R1 प्लस R2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 3 8। तो इस वाले केस में बोलो क्या होगा, इस वाले केस में C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो बच्चों जब ये वाली कंडीशन हो गई R1 प्लस R2 से छोटा है C1 C2, और R1 माइनस R2 से क्या होगा बड़ा, तो ये क्या करेंगे, अब दोनों ये जो दिए गए दोनों सर्कल्स है एक दूसरे क्या करेंगे, कट करेंगे। जब कट करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितने खींचेंगे, 3 खींचेंगे, जिसमें से 2 तो क्या होते हैं DCTs होते हैं, और एक क्या होता है TCTs होता है ना बच्चों। और DCTs क्या होते हैं कि वो DCTs मतलब यदि DCTs होगा तो सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे वो एक साइड होंगे ना, दोनों एक साइड होंगे। और TCTs होंगे तो TCTs के कोरस्पॉन्डिंग जो सर्किल के जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कैसे अपन इसको ऑब्टेन करेंगे। तो फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए टोटल, 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कॉमन टेंजेंट में अपन क्या क्या बातें करेंगे, तो अच्छे से इसको अपन पहले देखते हैं। तो देखो बच्चों
कॉमन टेंजेंट के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, तो जैसे मैंने अपने पास एक सर्किल बनाया, एक सर्किल ले रहा है ना बच्चों, इसको x1 बराबर 0 और ये x2 बराबर 0। एक एक चीज़ को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, है ना। इसका सेंटर है अपने पास C1 और इसका सेंटर है अपने पास C2। दोनों को अपन क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक स्केल की हेल्प ले लेता हूँ मैं बच्चों। तो यहाँ पे जब दोनों पे टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे दोनों सर्किल पे, तो ये ये क्या होगा, DCT होगा। देखो तो जब मैंने इन पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये तो ये कहाँ से जाके भिड़ेगा, तो ये तो हो गया अपने पास DCTs। तो उसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ना, इंटरसेप्ट हो रहा है। कौन कौन सी लाइंस, लाइन ज्वाइनिंग, तो ये कौन सी लाइन हो गई, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स, तो ये तो हो गई। अच्छा ये क्या हो गई, DCTs यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स लाइन। अब इनके ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी इस पे ना, तो एक DCT इधर भी है तो एक DCT इधर भी खींचेगी, तो वो भी ऑब्वियसली बच्चों इसी पे क्या करेगी, यहाँ से इसी पॉइंट पे क्या करेगी, वो भी इंटरसेप्ट करेगी। हालांकि ये सर्किल सिमेट्रिक नहीं बनाया अपन ने, यदि ये सिमेट्रिक बनता तो ये ऐसे ही यहाँ से इंटरसेप्ट करती है ना। यदि मैं इसको भी सिमेट्रिक बनाता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे ही इस पर क्या करती, इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया, DCTs है ना। तो अब इसमें जो एंगल मैंने बनाया है, ये एंगल मैंने लिया थीटा, DCTs और लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स है ना के बिटवीन एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है बच्चों, पहली चीज़। अब बच्चों देखो अपना पहला एम क्या है, मेरा पहला एम है कि ये जो है ना पॉइंट P, इंटरसेप्ट पॉइंट P, इसको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो बच्चों इसके लिए मैंने क्या करा, ठीक है बच्चों समझ में आया ना। पहले एक चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इस C1 से पहले तो ये चीज़ अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको नाम दिया T1, इसकी रेडियस है R1। ऐसे इस पे मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको दिया नाम T2 और इसकी रेडियस है R2। ठीक है बच्चों, तो ये 90, ये 90। अब बच्चों देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ यूज में, सिमिलर ट्राइंगल है ना। तो सिमिलर ट्राइंगल कहाँ यूज में ले रहा हूँ, तो एंगल तो ट्राइंगल T2PC2 है ना, T2PC2 और ट्राइंगल T1PC1। ठीक है बच्चों, और ये इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल दोनों में थीटा सेम है, तो एंगल सेम है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा कि ये T2 बटे C2 बटे T1C1 बराबर है ना बच्चों। फिर क्या लूँगा मैं, PC2 बटे PC1। अच्छा और क्या लूँगा मैं, PT2 बटे PT1 है ना बच्चों। तो ये अपने पास लग जाएगा। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या क्या वैल्यू आपको मालूम है। तो बच्चों देखो PC2 बटे PC1, ये दिख रहा है ना बच्चों आपको, PC2 बटे PC1 है ना, बराबर TC2 तो T2C2 क्या है R2 अपॉन T1C1 क्या है R1। तो बच्चों देखो PC2 बटे PC1 बराबर कितना जाएगा, R2 बटे R1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या बोलेगा आपको, देखो रिजल्ट बोल रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स, यानी दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है
उस रेखा पर जो बिंदु P है वो बिंदु P बाह्य विभाजित है। कैसा है वो? बाह्य विभाजित। और ये बिंदु P इनको किस अनुपात में काट रहा है? इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में। देखो, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में। इसका मतलब यदि मैं इसको नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इसको यदि अपन नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करते हैं तो ये देखो, ये अपने पास था C1 और ये अपने पास था C2 और ये अपने पास है P, है ना बच्चों। अपन को पहला उद्देश्य क्या था कि TCTs और जो लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स है वो कहाँ पे प्रतिचित करेगी? तो बिंदु P पे करेगी। अब ये कैसे निकालेंगे कि जो P, ये P है ना, इसको क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। C1 C2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है बाहर से, और कितने अनुपात में? इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में। तो ये R2 और ये क्या? R1, R2 बटे R1, यानी R1 R2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो अब बच्चों मैं देखो, C1 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -G1 - F1 होता है, और C2 के कोऑर्डिनेट क्या होता है? -G2 - F2। केंद्र निकाल सकते हैं ना, केंद्र दिए गए सर्किल। C1 क्या है? केंद्र तो है किसका? दिए गए वृत्त का। और C2 भी क्या है? केंद्र है दिए गए वृत्त का। तो केंद्र तो अपन निकाल ही सकते हैं, नहीं भी दे रहा तो समीकरण से निकाल सकते हैं केंद्र के निर्देशांक। तो अब बाह्य विभाजित की प्रॉपर्टी लगा के अपन ये भी कर सकते हैं। देखो, R1 - G1 है ना, तो माइनस के G2 R1, ठीक है। फिर इस R2 का गुना किसके साथ होगा? यहाँ से तो माइनस के G1 R2 बटे R1 - R2, है ना बच्चों। यही तो होता है ना बच्चों कि अपन क्या करेंगे? इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर माइनस, फिर ये, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ऐसे बच्चों अब R1 तो उसका गुणा करेंगे -F2 के साथ, तो -R1 F2 प्लस R2 F1 बटे R1 - R2। तो ऐसे अपन P निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। चलो, दूसरी चीज़ अपन को निकालनी है, वो अपन को ये देखनी है बच्चों कि एंगल बिटवीन DCTs, तो DCTs के बीच में एंगल कितना होगा। तो बच्चों देखो, यही था यहाँ पर एंगल, ये सर्कल्स था, और ये एंगल, ये DCTs थी अपने, और ये एंगल कितना था? थीटा। तो ये DCTs, ऐसे एक DCTs अपने यहाँ खींचेगी, तो थीटा कितना एंगल हो जाएगा? 2 थीटा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये डबल एंगल निकालना है, तो सबसे पहले मैं थीटा निकाल लेता हूँ। तो अब थीटा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तो देखो वापस से एक बार और मैं इसको पलट के दिखाता हूँ बच्चों आपको, थीटा के लिए अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायग्राम वही एक ही बनाएंगे बच्चों, समय कम की वजह से अपन को वही एक डायग्राम, इसी को अपन को एक्सप्लेन करना है अच्छे से ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अपन को क्या करना है, यहाँ पे थीटा निकालना है। पहले थीटा निकालूंगा तो उसका डबल कर दूंगा, तो एंगल बिटवीन 2 DCTs हो जाएगा। तो देखो एंगल निकालना है, तो अब उसके लिए बच्चों मैं क्या करूँगा कि इस वाले सेंटर से, किसी भी एक सेंटर से, किसी भी एक सर्किल के सेंटर से दूसरे पे क्या डालेंगे? अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने। तो बच्चों जब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं, तो अब ध्यान से देखना इस चीज़ को कि ये जो बनेगा आपके पास C2N, तो बच्चों ये C2N बराबर हो जाएगा T1 T2 के, यानी एक रिजल्ट क्या आ गया? NC2 बराबर हो जाएगा T1 T2 के। और T1 T2 क्या हो जाएगी? T1 T2 हो जाएगी लेंथ ऑफ DCTs, ये हो जाएगी T1 T2 क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ DCTs। तो लेंथ ऑफ DCTs भी अपन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। चलो, उसके बाद इधर देखो बच्चों, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल भी कितना जाएगा? ये एंगल 90, तो ये एंगल भी कितना जाएगा? 90 हो जाएगा ना बच्चों। अब बच्चों देखो अपन क्या बात करेंगे, इधर से ये एंगल थीटा है, ये लाइन से DCTs एंगल थीटा है, ठीक है। तो ऐसे ये वाली लाइन से, है ना, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन भी थीटा बनाएगी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो ट्राइंगल जो होगा NC2C1, तो ट्राइंगल जो होगा बच्चों अपने पास NC1C2, तो इसको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? आई थिंक सफिशियंट है।
ठीक है बच्चों, देखो तो ये ट्राइंगल हुआ ना बच्चों अपने पास, तो ट्राइंगल किसमें, एन C2 C1, तो इसमें एंगल थीटा, ये थीटा बन गया बच्चों है ना। तो अब इसमें मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये हाइपोटेनस मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और थीटा के सामने ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर ना बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा, ये तो बच्चों अपने पास, हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1n। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। अब एक चीज़ और बच्चों देखो, ये तो समझ में आ गया ना अपने पास। अब एक चीज़ देखो C1n बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस पूरी, ये वाली डिस्टेंस है R1 रेडियस के बराबर ना, और ये वाली रेडियस कितनी है R2। तो अब ये और ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, है ना बच्चों। तो ये टोटल R1 है और ये R2 है, तो इनका डिफरेंस जो होगा ये कहलाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यानी C1n की वैल्यू कितनी कहलाएगी, R1 माइनस R2। तो C1 C2 अपॉन R1 माइनस R2। कुछ गलती तो नहीं करती बच्चों मैंने, गलती हाँ मेरे प्यारे बच्चों ये कर दी ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको उल्टा कर देंगे ना, तो ये अपन ने गलती कर दी। तो साइन थीटा इज इक्वल कितना जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे समझ में आया, ये समझ में आया ना बच्चों। तो देखो अपन ने क्या करा, थीटा निकालने के लिए अपन ने क्या करा, सबसे पहले कि किसी भी एक सर्किल के सेंटर से दूसरे पे अपन ने क्या डाला, नॉर्मल डाला, है ना बच्चों, अभिलंब डाला। अब इस अभिलंब जब डाला तो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो अब ये चारों 90 हो गए, समांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी और समान हो जाएगी, है ना। ये वाली भुजा इस वाले लाइन से थीटा एंगल बना रही है, तो अब ये वाली भुजा जो कि समांतर है, तो ये भी एंगल कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। अच्छा, जब ये R1 है ये R2 है, तो इनका डिफरेंस ये कितना जाएगा, C1n। तो C1n की वैल्यू कितनी जाएगी, C1n की वैल्यू R1 माइनस R2 जाएगी। तो अब अपन ने त्रिभुज NC2 C1 में साइन थीटा बराबर ये आ गया। अब मुझे तो निकालना है एंगल बिटवीन DCTs, तो एंगल बिटवीन DCTs हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा के लिए यहाँ से क्या निकालेंगे, तो साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, हाउ कैन बी डील फॉर दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखो मुझे क्या निकालना है, अब तो पहली चीज़ तो अपन ने निकाली, बच्चों, क्या कहाँ गए वो, अच्छा ओ माय गॉड, चलो पहले तो अपन ने निकाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs एंड लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स, और ये पॉइंट ऑफ P कैसा करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय इट्स रेशियो ऑफ रेडियाई, यानी R1 R2, है ना। ठीक है बच्चों, और फिर अपन ने क्या निकाला, दूसरी चीज़ अपन ने एंगल निकाला। तो एंगल के लिए अपन ने पहले त्रिभुज ले लिया NC2 C1, एन क्या है, C2 से C1 पे डाला गया लंब। ठीक है बच्चों, फिर अपन को ये निकाल लिया अपन ने 2 थीटा DCTs के बीच में, थीटा यहाँ से निकाल लिया साइन इनवर्स। अब बच्चों अपन को क्या करना है, तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट अपन को निकालना है क्या, लेंथ ऑफ DCTs यानी T1 T2। तो लेंथ T1 T2 किसके बराबर होगा, NC2। तो अब बच्चों देखो इसी ट्राइंगल में मैं लगा लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो देखो बच्चों कर्ण तो क्या हुआ है, C1 C2, तो C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर। तो NC2 किसके बराबर है बच्चों, NC2 बराबर है किसके, T1 T2 के। तो NC2 के लिए क्या रखेंगे अपन, T1 T2। तो देखो क्या जाएगा, तो C1 C2 का होल स्क्वायर बराबर NC1 के लिए किसके बराबर है, NC1 के लिए R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर, यानी NC2 की जगह T1 T2 का होल स्क्वायर। तो T1 T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, रूट
C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, T1 T2, ठीक है, ये अपने पास सूत्र बन गया। दो है ना बच्चों, समझ में आया बच्चों कैसे अपन करना है। चलो, लेंथ ऑफ DCTs हो गई। अब बच्चों देखो, अब इसमें क्या है, एक कंडीशन आप लगा सकते हो कि जब दोनों टेंजेंट, मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ, ये वाला पेज देखो मेरे बच्चों। जब दोनों सर्किल्स एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो इस वाले केस में बोलो C1 C2 बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, जब C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होगा तो जो अपन इसमें C1 C2 की जगह R1 प्लस R2 रखेंगे, कब, जब दोनों सर्किल्स एक दूसरे को टेंजेंट। तो ये कंडीशन लगा सकते हैं, ये पांचों कंडीशन लग सकती है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया बच्चों। 3 पॉइंट ऑफ P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs एंड लाइन यूनियन टू सर्किल्स, P निकाल लिया। फिर उसके बाद दूसरे केस अपन ने बड़ा एंगल निकाला DCTs के बीच में। फिर तीसरा अपन ने निकाला लेंथ ऑफ DCTs। अब अपन को चौथा पॉइंट जो निकालना है वो निकालना है इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो DCTs की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो DCTs की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो P अपन निकाल ही लेंगे बच्चों, यही करना है सबसे। DCTs की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे शॉर्ट मेथड है जो वो यही करना है आपको, पहले P निकाल लो। आप P निकाल लिया, ठीक है, तो P यानी निर्देशांक पता लगा है। अब आप क्या मानो, माना DCTs की ढाल है M, माना DCTs की ढाल कितनी है M, तो M आपने ढाल मान ली, बिंदु ये रहा, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 वाला समीकरण लगाओगे आप, तो रेखा का समीकरण आ गया। अब उस रेखा के समीकरण के लिए किसी भी एक सर्किल से टेंजेंसी की प्रॉपर्टी लगा लो, है ना बच्चों। टेंजेंसी की क्या लगा लो, प्रॉपर्टी। टेंजेंसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, R बराबर P। तो अब आपके पास m का क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो m के दो मान आ जाएंगे, एक मान ये, एक मान ये, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। समीकरण कैसे निकालना है, समीकरण निकालने के लिए P निकाल लिया। P निकालने के लिए अब आपने क्या माना, माना DCTs की ढाल m है, तो ढाल और बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण निकाल लो। अब उस रेखा से वृत्त के किसी भी एक सेंटर से टेंजेंसी की प्रॉपर्टी R बराबर P सेटिस्फाई करके आप क्या निकाल लो, m का द्विघात समीकरण बना लो, जिससे m के दो मान आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर अब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, TCTs। तो TCTs की बात कर लो बच्चों। तो TCTs के लिए क्या होगा, इसी में अपन डायग्राम बनाते हैं, क्यों पेज को अपन वो करें। अब हेडिंग लगाएंगे बच्चों अपन क्या, TCTs। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या, तो यानी वो टेंजेंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स आर डिफरेंट साइडेड, है ना, अलग अलग साइडेड में हो ना, तो वो क्या कहलाएगा अपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में देखो अपन क्या करेंगे कि ये अपने एक सर्किल बनाया, ये अपन ने दूसरा सर्किल बनाया ना, और ये अपन ने C1 लिया इसका सेंटर, ये अपन ने C2 लिया। सेम इसके लिए भी वही करना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में बच्चों क्या करा, अपन ने यहाँ से इसके ऊपर ये टेंजेंट खींचा। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ये बिंदु P। तो पहले अपना उद्देश्य क्या है, बिंदु P निकालना। तो बिंदु P निकालने के लिए अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ये अपने पास नॉर्मल, यानी ये हो गया अपने पास T2, और ऐसे यहाँ पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया T1। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है अपने पास, ये रेडियस हो गई R1 और ये रेडियस हो गई R2, है ना। अब इसमें अपन ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें भी C1P C2P बराबर कितना जाएगा, R1 बटे R2। इसका मतलब जो बिंदु P है ना, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, बिंदु P क्या होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, क्या करेगा, ये अंतर विभाजित करेगा, है ना बच्चों। तो बिंदु P C1 C2 को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करेगा, अंतर। बिंदु P क्या है, बिंदु P है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है बच्चों, तो अनुस्पर्शी रेखा
और दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, पी। और ये बिंदु पी क्या कहलाता है, ये इंटरनली डिवाइड करेगा इनके त्रिज्याओं के अनुपात में। ऐसे ही कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है, सीधा स्पर्शी जो होता है, सीधा स्पर्शी और C1 C2 को मिलाने वाली जो रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है ना, वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया पहला पॉइंट। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट मुझे क्या निकालना था, एंगल निकालना था, यानी ये वाला एंगल निकालना है मुझे। तो बच्चों एंगल निकालने के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा अपन को। तो एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी एक सेंटर से दूसरे पे क्या डालेंगे, दूसरे एरिया पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो वो अभिलंब ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब ऐसा तो मिलेगा नहीं, तो इसको आगे बढ़ाओ और इससे इस पे अभिलंब ड्रॉ करो। ये तो बताया था अपन ने। ठीक है बच्चों, अब ये जो ये अपने ये ड्रॉ करा ना, ये एन, तो अब इस समय देखो बच्चों NC2 बराबर क्या हो जाएगा, ये NC2 देखो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो NC2 बराबर T1 T2, और समांतर भी होंगी। और कैसे होंगी, ये समांतर भी होंगी बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसमें एंगल निकालना है अपन को, तो वही सेम एंगल वैसे ही निकाल लेंगे बच्चों इसमें भी। तो सही कर रहे हैं ना अपन, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, एंगल निकालने के लिए मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे, है ना। तो ये R1 है और ये R2 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2, है ना। ये दूरी R1 है और ये समांतर है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो R2, तो टोटल हो जाएगा R1 R2। तो C1n कितना हो जाएगा, C1n हो जाएगा R1 प्लस R2। अब बच्चों देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से जो एंगल बनाएगी, वो ये वाली लाइन भी इस लाइन से एंगल बनाएगी, थीटा थीटा। तो ये तो थीटा निकालना है मुझे। तो ये एंगल 90, तो 90 के सामने वाली भुजा, तो मैं त्रिभुज क्या लगा लूँ, C1 C2n, C1 C2n में ना, त्रिभुज C1 C2n में साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने हो जाए लंब, यानी C1n बटे कर्ण। कर्ण कितना होगा, समकोण के सामने ले लो C1 C2। तो अब इस वाले केस में साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। C1n के लिए R1 प्लस R2 है, और C1 C2 तो अपन जानते हैं, दो केंद्र निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा के। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ये आ रहा है ना समझ में बच्चों आपके। तो पहला पॉइंट तो अपन ने इंटरनली निकाले टी सी टीज के लिए, डी सी टीज के लिए एक्सटर्नली आया। दूसरे पॉइंट में अपन ने एंगल निकाला था, तो एंगल में वहाँ R1 माइनस R2 आया था डी सी टीज के लिए, टी सी टीज के लिए R1 प्लस R2 आया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे अपन क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टी सी टीज निकालेंगे, ऐसे लो लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपन क्या लेंगे, लेंथ ऑफ टी सी टीज। तो लेंथ ऑफ टी सी टीज, तो लेंथ ऑफ टी सी टीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो NC2 बराबर T1 T2 है, तो जो अपने पास ट्राइंगल C1 C2n लिया था उसी में पाइथागोरस में लगा देंगे। तो C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1n का होल स्क्वायर प्लस C2n का होल स्क्वायर। अब C2n या NC2 किसके बराबर, T1 T2 के, और C1 C2 तो अपन निकाल ही लेंगे। C1n क्या है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T1 T2 का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो DCTs के लिए तो क्या आया, DCTs के लिए तो आया R1 माइनस R2 का C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, और TCTs के लिए क्या आया, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो कितना लिटरली बस हल्का हल्का सा डिफरेंस है। और इक्वेशन निकालनी है, चौथा पॉइंट तो सेम, P निकाल लो, P तो निकाल ही लिया इंटरनली डिवाइड करके रेशियो में, उनके रेडियस के रेशियो में P निकाल लिया। अब P जब अपन ने निकाला है तो अब M मान लो, तो उससे गुजरने वाली रेखा है ढाल, और एक टेंजेंसी लगा लो सेम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अब अपने पास इसके क्वेश्चन रह गए और एक रेडियल एक्सिस रह गया, है ना बच्चों।
तो अब थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बच्चों, इसलिए अपन इसको अपन अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे। और जो बच्चे इसको देख रहे हैं बच्चों, तो आपसे निवेदन करूंगा प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब भी कर लो, है ना बच्चों। तो सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों, लेकिन एक प्रॉफिट ये हो जाएगा कि आपके सर को प्रॉफिट हो जाएगा बस। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।